नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए एन केन प्रकारेण किसी तरीके की ताकतों को, चाहे देश विरोधी हो या फिर जिहादी हो, सब ताकतों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए राहुल गांधी विदेशी पार्टनरों को ढूंढ रहे हैं जो भारत में किसी भी तरीके से कांग्रेस का सपोर्ट करके, पैसा देकर, देशद्रोहियों को साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। लेकिन एक तरफ कांग्रेस अपने इस एजेंडे पे चल रही है तो दूसरी तरफ देश में एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें 65 मिनट की दो मीटिंग ने कांग्रेस के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी का एजेंडा फेल हो चुका है। सोनिया गांधी के कैंप में मातम पथरा हुआ है और पूरी कांग्रेस पार्टी अब इस बात के लिए चिंतित है कि आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस 2024 में किसी भी तरीके से सत्ता पाने की कोशिश में लगी है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अपने आप में इस तरीके से उलझी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस करवट ले। और इसी जो संकेत मिल रहे थे उसी में दो मीटिंग हुई और दोनों मीटिंग महाराष्ट्र के अंदर हुई। महाराष्ट्र में जो मराठा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने इस बीच दो मुलाकातें की और वो दो मुलाकातें कोई सामान्य नहीं थी, क्योंकि एक मुलाकात 35 मिनट तक चली तो दूसरी मुलाकात तकरीबन 30 मिनट तक चली। यानी दो मीटिंग हुए, 65 मिनट का समय शरद पवार ने दिया और उस 65 मिनट के समय में कांग्रेस को बेचैन कर दिया, क्योंकि शरद पवार की पहली मुलाकात महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ हुई और एकनाथ शिंदे के साथ जो ये मुलाकात हुई है वो कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। इसमें शरद पवार की पार्टी का भविष्य का प्लानिंग निर्धारित है और ये जो आगे की राजनीति चलने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, उसका पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। कांग्रेस की बेचैनी का एक कारण यही है, क्योंकि महाराष्ट्र कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए इग्नोर किया जा सके। ये ऐसा राज्य है जहां से 48 सांसद पहुंचते हैं और 48 सांसदों में अब ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों के दोनों उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां से फिर रिवाइव करना इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि शरद पवार इन दिनों जो आपसी परेशानियों में उलझे हुए थे, जो अपनी पार्टी के अंदर ही विद्रोह का सामना करना रहे थे, उस बीच इन्होंने एक ऐसा चाल चला है जिसके कारण कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों की बेचैनी बढ़ी है। उद्धव ठाकरे भी इस बीच विदेश दौरे पर हैं, राहुल गांधी भी विदेश दौरे पर हैं और यहां महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ चुका है, क्योंकि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के साथ जो मुलाकात की वो सिर्फ दिखाने के लिए यह था कि मराठा मंदिर के कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया जाना है। यानी एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्हें मराठा मंदिर के अमृतोत्सव यानी 75 साल पूरे होने पर जो 24 जून का कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया गया है। लेकिन शरद पवार सिर्फ इस आमंत्रण के लिए एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने नहीं पहुंचे, क्योंकि ये तो एक सामान्य कटसी है और इसके लिए अगर शरद पवार एक फोन भी कर दिए होते तो एकनाथ शिंदे उनके कार्यक्रम में पहुंच जाते। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कोई सामान्य शख्सियत नहीं है जिनको एक आमंत्रण के लिए मुख्यमंत्री आवास तक जाना पड़े। इसके पीछे एक कारण दूसरा है, क्योंकि शरद पवार अभी आंतरिक विद्रोह का सामना भी कर रहे थे। कुछ समय पहले उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, इस्तीफा दे भी दिया था और कोर कमेटी की बैठकों के बाद उन्होंने वो इस्तीफे को नामंजूर कर दिया और फिर वो अपनी पार्टी के प्रमुख बन गए। उसके पीछे का कारण उनके पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी थी, जिसमें अजीत पवार की बड़ी भूमिका मानी जाती थी। लेकिन अजीत पवार जो काम कर रहे थे और जो संकेत दे रहे थे वो इस बात का था कि अब
एनसीपी को यह सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर जो लीडरशिप है वो अजीत पवार की हो और वो किसी न किसी तरीके से पुरानी परंपरागत सोच से बाहर आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करें। शरद पवार इस बात को भाप गए और उन्होंने अपने तरीके से उन नाराज लोगों को भी अपने साथ लाने की कोशिश की जो अजीत पवार के साथ मिल रहे थे, और उनको मनाने के लिए एक तरीका यह भी था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, हम एक हो सकते हैं, एक साथ गठबंधन कर सकते हैं, और इसके लिए माध्यम फडणवीस नहीं हो सकते बल्कि सीधे तौर पर हम एकनाथ शिंदे को मीडिएटर बनाएं और सीट शेयरिंग का फार्मूला भी उनके साथ पहले बैठकर डिस्कस करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगभग 50% सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी ही, और 50% जो बची हुई लोकसभा की सीटें हैं उसमें चाहे शरद पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या एक और गठबंधन के नए सहयोगी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हो, इन सबको यह तय करना है कि 50% की बची हुई सीटों में ये आपस में कैसे तालमेल कर सकते हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे के पास जब शरद पवार पहुंचे तो उनके हाथ में एक पेपर भी था, और उस पेपर में आमंत्रण नहीं था कि मराठा मंदिर के कार्यक्रम में आप उपस्थित हो पहुंचे, और उसमें यह पूरी की पूरी लिस्ट थी कि हमें अगर कम सीटें भी मिले तो उसमें कम से कम हमारी पसंदीदा सीटें होनी चाहिए जिस पर जीत की संभावना हमारी ज्यादा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी वो सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी, लेकिन जिन सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती थी उस पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि उसमें कितनी सीटों पर एकनाथ शिंदे का शिवसेना चुनाव लड़े, कितनी सीटें राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी बनने की कोशिश कर रही है वो एनसीपी को मिले, कितनी सीटें जो दूसरे स्तर पर मिल जाए अगर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को। यह 50% सीटों का मामला है, और इसलिए 35 मिनट तक उनकी बैठक चली, और जिस समय इनकी बैठक चल रही थी उस समय दिल्ली में भी कुछ प्लानिंग चल रही थी महाराष्ट्र को लेकर, और उस समय जो महाराष्ट्र को लेकर प्लानिंग चल रही थी वो उसके अगले दिन सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वीं राज्याभिषेक दिवस के ऊपर बातचीत की। उन्होंने ये जो गुलामी की मानसिकता के ऊपर चर्चा की है वो सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर नहीं है, बल्कि आधुनिक समय आधुनिक राजनीति का भी एक बड़ा संकेत है। उन्होंने सुराज की बात की और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने में छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी भूमिका के बारे में कहा, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें किए तो उसी समय एकनाथ शिंदे ने भी 3 बड़ी घोषणाएं की। उसमें से मुंबई कोस्टल रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किया गया, और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट यानी पचाड़ में जो 45 एकड़ में जमीन में बनाने की योजना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को, स्मृतियों को संजो के रखा जाएगा। उनकी भवानी तलवार भी लौटाई जाएगी, उनके बघनक भी लौटाए जाएंगे, जो कि जिसके माध्यम से, जिस बघनक से उन्होंने अफजल खान की हत्या की थी, और इन सारे सामानों को इकट्ठा करके छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। उसके लिए एकनाथ शिंदे ने 50 करोड़ का फंड भी दिया है। यह सारा का सारा मराठा तरीका और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे इस 350वीं जो राज्याभिषेक दिवस थी उसका कार्यक्रम रायगढ़ में आयोजित किया गया। भव्य समारोह रहा, उसमें जो आकर्षण के केंद्र रहे वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नहीं थे, क्योंकि इसमें एक नई पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रही थी, और उस पॉलिटिक्स में उदयराज भोसले भी थे जो कि सांसद हैं और वो शिवाजी महाराज के वंशज भी हैं। दूसरे स्तर पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी वहां उपस्थित रहे, जो एक नया संकेत दे रहा है कि राज ठाकरे के साथ फडणवीस की जो पिछले दिनों मुलाकात हुई थी और अब जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो नजदीकियां बढ़ रही है वो भी लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव दोनों में गठबंधन के नए संकेत दे रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक तरीके, सियासी तरीके से जो कुछ मुलाकातें हुई है उसने महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसा नहीं है कि शरद पवार सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस को मात दे सकते हैं, बल्कि उनके पास एक और ताकत है, पावर है। वो ऐसे नेता हैं जो अभी किसी भी विपक्षी दल के नेता के साथ कभी भी बातचीत कर सकते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। और कांग्रेस इसलिए बार बार शरद पवार को आगे बढ़ाकर विपक्षी एकता की कवायद करना चाहती थी। राहुल गांधी से जब पिछले बार उन्होंने नेगोशिएशन के नाम पर 2 सवाल रखे थे तो दोनों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। एक, सावरकर के बारे में बुरा भला कहने से मना किया गया और दूसरे, अडानी के बारे में कहा गया कि गौतम अडानी के बारे में आप बार बार जिक्र न करें। कई ऐसे मामले थे जो शरद पवार कांग्रेस के सामने शर्त पर शर्त रखे जा रहे थे और कांग्रेस यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को मंजूर करना पड़ रहा था, क्योंकि शरद पवार के हाथों में कई विपक्षी पार्टियों के बार्गेनिंग पावर है, वो किसी को साथ में ला सकते हैं। लेकिन पवार ने जो चाल चली है उसमें ये साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि अब आगे की महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है कि एक बड़ा भूचाल आए, गठबंधन बदले और महाविकास अघाड़ी में बड़ी फूट पड़ जाए। शरद पवार मोदी के साथ आए, गठबंधन का नया स्वरूप हो और लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार बने तो उसमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में किसी भी तरीके से शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को खुश करके रखना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति में वो सुप्रिया सुले को सेट करना चाहते हैं। यह भी बड़ा संकेत मिल रहा था कि इस मीटिंग में बड़े बड़े राजनीतिक फैसलों पर बातचीत की गई कि अब आगे क्या किया जाना है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन दूसरे स्तर पर एक और मीटिंग हुई और इसी समय यह मीटिंग हुई जब गौतम अडानी के साथ शरद पवार की मुलाकात हुई। ऐसे तो कहा गया कि यह टेक्निकल कारण है, सिंगापुर के कुछ प्रतिनिधि मंडल आए थे, मिले थे और उसमें टेक्निकली कुछ सपोर्ट की जरूरत अडानी से थी, इसलिए शरद पवार उनसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन यह टेक्निकल कारण सिर्फ सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल को लेकर नहीं था। यह टेक्निकल रीजन जो है वो गौतम अडानी और राहुल गांधी के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर है, वार को लेकर है। क्योंकि गौतम अडानी सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करने के बदले विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस बीच गौतम अडानी को अडानी और अंबानी के नाम पर इन दोनों बिजनेसमैन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी अडानी के साथ अगर किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने मुलाकात की थी तो वो शरद पवार थे और इस बार भी मुलाकात शरद पवार की हुई है। अडानी के साथ इस मुलाकात में टेक्निकल बातें जो कही जा रही है वो टेक्निकल है राहुल गांधी के खिलाफ अडानी का बड़ा अभियान। यानी कि अब गौतम अडानी चाहते हैं कि राहुल गांधी को किसी तरीके से ये जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोका जाए और इसके लिए जरूरी है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए विपक्षी पार्टी के कुछ नेताओं का भी साथ चाहिए जिसमें शरद पवार एक हैं। और अब गौतम अडानी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी दोनों के ऊपर इतना बड़ा मानहानि का मुकदमा करें कि कांग्रेस पार्टी की हालत पतली हो जाए, राहुल गांधी को एक और क्रिमिनल डिफेमेशन केस में फंसना पड़े और फिर 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा हमला होगा जिसके कारण वो इन्हीं मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रह जाएंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केस किया जाए और इस सारे मामलों के लिए शरद पवार के पास गौतम अडानी पहुंचे और इस पर बातचीत भी की, क्योंकि यह मामला सिर्फ मानहानि का नहीं रहेगा, यह मामला
पॉलिटिकल भी है और पॉलिटिकल मामले में कम से कम कुछ पार्टियों को जो विपक्ष में बैठी हुई है उनका भी सपोर्ट चाहिए। और इसीलिए अडानी और पवार ने लगभग 30 मिनट तक मुलाकात की, जिसमें गौतम अडानी ने कई मामलों पर चर्चा करने के साथ साथ कांग्रेस और साथ ही राहुल गांधी के इस बदनाम करने वाली साजिश पर भी चर्चा की कि कैसे इसे रोका जा सकता है और इसके लिए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, जिसके बाद हम भी किसी भी तरीके से आपके चुनावों में भी मदद कर सकते हैं, फंड भी दे सकते हैं। और यही शरद पवार और गौतम अडानी के बीच मुलाकात में हुई है, जिससे कांग्रेस के अंदर मातम पथरा हुआ है। एक तरफ शरद पवार अब कांग्रेस के खेमे से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस की भी बात सोच रहे हैं, और तीसरी तरफ जो कांग्रेस के अंदर विपक्षी एकता बनाने की जो कोशिशें थी वो सारी की सारी फेल होती जा रही है। और इसीलिए राहुल गांधी को जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कांग्रेस सोच रही थी, उसमें सबसे बड़ी बाधा बनकर शरद पवार उभर के आए हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी के कैंप में मातम पथरा हुआ है। पूरी की पूरी कांग्रेस इन दो मुलाकातों से इस कदर बेचैन है कि अब कुछ समय के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शरद पवार से बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार आपकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में क्या हमारे लिए भी कोई जगह है या फिर आप कांग्रेस को छोड़ ही देंगे। लेकिन यह बात तो तय है कि शरद पवार ने अपना मन बना लिया है। उन्हें लगने लगा है कि उसे अगर अपनी पार्टी को बचानी है और आगे का भविष्य का पॉलिटिकल प्लान तैयार करना है तो कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आना पड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।